हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग? ठीक ठाक होंगे सभी लोग? तैयारी अच्छी चल रही सबकी? जैसा हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताएं। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंप्लीट किया उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझा कि वैद्युत क्षेत्र आखिर होता क्या है, वैद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, और वैद्युत बल रेखाओं अर्थात इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाओं के गुण अर्थात अभिलक्षण क्या होते हैं, और वैद्युत बल रेखाएं धनावेश और ऋणावेश की किस प्रकार होंगी। ठीक है ना, सभी लोगों ने तैयार कर लिया होगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, यह भी हम लोगों ने सीखा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट 1 का लेक्चर था, सभी लोग उसको तैयार कर लें। जिन बच्चों ने तैयार कर लिया है बहुत अच्छी बात, लेकिन जो इस समय वीडियो देख रहे हैं ये वाला और उन्होंने पहला पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट 1 ठीक है तैयार नहीं किया है, वो लोग पहले उसको देख करके उसको रेडी कर लें, रिवीजन कर लें, उसके बाद इस वाले पार्ट में आए, जिससे आपको और अच्छा समझ में आएगा पूरा टॉपिक और क्लियरिटी आपको हर एक टॉपिक की बहुत अच्छी, मतलब आपका बेस जो होगा वो बहुत अच्छा आपका होगा। ठीक है ना, और नोट्स जरूर सब लोग बनाएं, शॉर्ट वीडियोस भी तैयार करते रहें, पिछला रिवीजन रखते रहें, क्योंकि एग्जाम आप लोगों के नज़दीक हैं, इसलिए रिवीजन जितना ज़्यादा आपका होगा आप उतनी ही अच्छी तैयारी को मेंटेन कर सकेंगे। ठीक है, और सिलेक्शन पाएंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट 2। तो सभी लोग कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाएं। वैद्युत क्षेत्र का दूसरा भाग जिसमें बिंदु आवेश यानी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और उसका फार्मूला क्या होगा, कैसे हम लोग उसके क्वेश्चंस लगाएंगे, इन सारी बातों पर डिस्कस होगा। और भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपको अच्छी तरह समझ में आएंगी। ठीक है, तो सभी लोग रेडी हो जाएं। और अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट 2, वैद्युत क्षेत्र का दूसरा भाग इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट 2। तो बच्चों, हम लोगों ने यहां तक स्टडी कर लिया था कि कोई भी चार्ज अगर पॉजिटिव है यानी प्लस क्यू आवेश, और दूसरा अगर उसी जगह कोई चार्ज है नेगेटिव, तो आपने दोनों की कंडीशन को स्टडी कर लिया था कि चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो इसका वैद्युत क्षेत्र होता है बाहर की ओर, अवे फ्रॉम द चार्ज। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन लर्न होनी चाहिए कि अगर आवेश धन आवेश है तो वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक चार्ज ऋण आवेशित है नेगेटिव चार्ज तो वैद्युत बल रेखाएं मींस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कहां पर होंगी, अंदर की ओर मींस इनवर्ड। ठीक है, तो एक बात तुमको क्लियर हो गई कि वैद्युत बल रेखाओं की दो दिशाएं होती हैं, या तो आवेश से दूर अवे फ्रॉम चार्ज और या तो आवेश की ओर टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक है, ये हमेशा लर्न होना चाहिए। अगर नेगेटिव चार्ज होगा ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऋण आवेश के कारण, ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाएं कुछ इस प्रकार होंगी अंदर की ओर। और अगर चार्ज कैसा है पॉजिटिव, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हो धन आवेशित, तो वैद्युत बल रेखाएं कहां पर होंगी, बाहर की ओर। सभी को समझ में आ गया? पिछले वीडियो में भी, पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने इन चीजों को स्टडी किया था। अच्छा, ये क्या बताता है हमको कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर है, वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर हैं, तो इसका एक तो मतलब ये हुआ कि वैद्युत क्षेत्र कहां पर है, बाहर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा। और जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या बताता है कि वैद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होगा या आवेश की ओर होगा। ठीक है, जो नए बच्चे हैं वो लोग ध्यान से समझें इस समय। वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर और वैद्युत क्षेत्र आवेश की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज। दूसरी कंडीशन हमको क्या पता चलती है कि अगर यहां पर कोई भी आवेश रखोगे तो उस पर लगने वाला जो वैद्युत बल होगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, वो क्या होगा, F बराबर QE, इसका फार्मूला लगेगा F इज इक्वल टू QE। और यहां पर भी अगर किसी चार्ज को हम लोग रख दें तो उस पर भी जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा अर्थात जो वैद्युत बल लगेगा वो भी क्या होता है, F इज इक्वल टू QE। ये तो सभी लोग जानते हो ना, Q क्या होता है, चार्ज यानी आवेश, और E को क्या बोलते हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद यहां पर डायरेक्शन अलग होगी, F इज इक्वल टू QE, तो इस पर फोर्स लगेगा, लेकिन ये फोर्स किधर लगेगा, आउटवर्ड अर्थात बाहर की ओर। और यहां पर जो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू QE चार्ज पर, उसकी दिशा किधर होगी, इनवर्ड अर्थात अंदर की ओर। तो ये भी पता होनी चाहिए। यहां पर जो वैद्युत बल लगेगा प्लस Q आवेश का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पर अगर कोई चार्ज रखोगे तो उस पर जो वैद्युत बल लगेगा वो F बराबर QE, लेकिन कहां लगेगा, आउटवर्ड अर्थात बाहर की ओर या आवेश से
दूर इसको बोला जाता है। और इस केस में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, टुवर्ड्स द चार्ज, अर्थात आवेश की ओर, मींस जिस तरफ चार्ज रखा है उस तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। छोटी छोटी बातें हैं, ये रिवीजन बहुत जरूरी इन चीजों का, ठीक है। कभी कभार छोटी छोटी चीजें ही हमको दिक्कत में ले आती हैं अगर आपका रिवीजन अच्छा नहीं है, तो इन चीजों को आप तैयार कर लें। सिंपल है, सभी को समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा ही था, जल्दी से नोट कर लें सब लोग, ठीक है। रब कर दिया जाए इसको, जिसको नोट करने में प्रॉब्लम हो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लें, ठीक है बेटा। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसी को बोला जाता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। इसका फार्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया था, E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट। याद है ना सभी को, Q नॉट को क्या बोला जाता है, टेस्ट चार्ज, जिसको बोलते हो परीक्षण आवेश। Q नॉट इज द टेस्ट चार्ज, अर्थात परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश कौन सा आवेश होता है जानते हो, बताया था लास्ट वीडियो में। टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करता है, वैद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है। ऐसे चार्ज को हम लोगों ने क्या बोला था, टेस्ट चार्ज, अर्थात इसी को बोला था परीक्षण आवेश। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो गया था, इसकी यूनिट और डायमेंशन आप लोगों ने पढ़ी ली थी, न्यूटन पर कूलाम और वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर कहां से आता है, याद है, फार्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू V बाई डी। अभी आगे आएगा कैपेसिटर वाले चैप्टर में भी, और इस लेसन में तो आपको तैयार ही रखना है। V को बोला जाता है दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और D को बोला जाता है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। क्लियर हो गया सभी को, इतनी बातें तो समझ में आ गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फार्मूला क्या आया, E इज इक्वल टू V बाई डी, नोट कर लिया, और E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। चलिए अब हम लोग आगे की ओर कोर्स को ले चलते हैं। जैसे हम लोगों के पास कोई भी चार्ज है प्लस का Q, ठीक है, प्लस का Q कोई चार्ज है, और इससे R डिस्टेंस पर पॉइंट है P। ध्यान समझिएगा, एक कोई बिंदु आवेश है, पॉइंट चार्ज प्लस का Q, इससे R दूरी पर कोई पॉइंट कौन सा है, P। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा रखा है कि अगर हम लोग इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो पहली बात तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी, अवे फ्रॉम चार्ज, आवेश से दूर, और उसका फार्मूला क्या होगा, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला सभी को समझ में आ गया। ये फार्मूला कब लगता है, जब चार्ज हो Q और R दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड को पता लगाना हो। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो सभी को लर्न है, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, और यहां पर क्या होगा, Q अपॉन R स्क्वायर। तो आप ये भी फार्मूला लिख सकते हो, E इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन किधर होगी, आवेश से दूर, मींस अवे फ्रॉम चार्ज। ठीक है, आवेश से दूर मींस अवे फ्रॉम प्लस Q। तो ये फार्मूला हम लोग लगा करके इलेक्ट्रिक फील्ड को काउंट कर सकते हैं जब हमारे पास चार्ज कैसा हो, धन आवेशित। लेकिन अगर किसी प्रॉब्लम में चार्ज कैसा है, ऋण आवेशित, माइनस का Q, और अगेन वही सिचुएशन, दूरी है R, जैसे यहां पर थी R दूरी बिंदु P तक की, और पॉइंट P पर हमको क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद होगा सभी लोगों को, ये बातें तो सब छोटी छोटी बातें हैं, सबको तैयार होना भी चाहिए। यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी, टुवर्ड्स द चार्ज, यानी आवेश की ओर। क्लियर। और फार्मूला अगेन क्या बनेगा, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। सूत्र में कोई बदलाव नहीं होगा, इस बात को अपने माइंड में आप सेट कर लें, पोटेंशियल के चक्कर में गलत ना कर देना। विभव में परिवर्तन होता है, साइन का, चार्ज को पोटेंशियल में साइन के साथ लिया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने में चार्ज को हमेशा मैग्नीट्यूड यानी परिमाण में ही लेते हैं। कंफ्यूज ना होइएगा, मेरी बात को ध्यान से समझ लें। अगर यहां चार्ज है प्लस Q तो भी फार्मूले में Q बाई R स्क्वायर होगा, और अगर यहां पर चार्ज है माइनस Q तो भी फार्मूले में Q अपॉन R स्क्वायर होगा। कतई माइनस साइन नहीं लेना, ध्यान रखना। और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या रखोगे, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, तो अगेन होगा Q बाई
आर स्क्वायर। फार्मूला सभी को समझ में आ गया। डायरेक्शन बस ध्यान देना, इस बार डायरेक्शन होगी आवेश की ओर, मींस टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक है, आवेश की ओर मींस टुवर्ड्स द चार्ज। कौन सा चार्ज? माइनस का क्यू। तो ये अंतर सभी को समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया? अंतर सभी को समझ में आ गया। अगर चार्ज है प्लस का क्यू और r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र लिखना है तो 9 × 10⁻9 Q/r स्क्वायर, चार्ज को प्लस में ही रखोगे। और अगर चार्ज माइनस क्यू है तो भी 9 × 10⁻9 Q/r स्क्वायर, और यहां पर माइनस क्यू नहीं लेना है, यहां पर भी क्यू लेना है। तो एक बात तो क्लियर हो गई इन दोनों फार्मूले से कि चाहे आवेश हो धन आवेशित और चाहे आवेश हो ऋण आवेशित, आइदर चार्ज इज पॉजिटिव और चार्ज इज नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा किस में लेते हैं? प्लस में। फार्मूला क्या बनता है? 9 × 10⁻9 Q/r स्क्वायर। तो आवेश को हमेशा परिमाण में लिया जाता है। इस बात को आप यहां नोट कर लें, यहां पर नोट करके आप लिख लें, वैद्युत क्षेत्र को ज्ञात करने में, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में आवेश को परिमाण में ही लिया जाता है। चार्ज इज ऑलवेज टेकन इन मैग्नीट्यूड। क्लियर? चाहे चार्ज प्लस हो तो भी प्लस में तो रखोगे भाई, प्लस क्यू है तो प्लस तो लिया ही जाएगा, लेकिन अगर माइनस क्यू है तो भी आप जब कैलकुलेशन को करोगे तो चार्ज को किस में रखोगे? प्लस में। ठीक है, रब कर दें। चलो, तो एक बात तो हमको यहां से समझ में आ गई सभी लोगों को कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट चार्ज के कारण, उसका फार्मूला हमेशा क्या होगा? E = 1/4πε0 Q/r स्क्वायर। जरा एक आध एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि हमारे पास एक चार्ज है प्लस का 2 माइक्रोकूलाम और यहां पर एक पॉइंट P है 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर। बच्चों सवाल को ध्यान दें, कोई भी हमारे पास एक चार्ज है प्लस का 2 माइक्रोकूलाम और 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर बिंदु P है, दैट इज पॉइंट P, और ये दूरी है 1 एंगस्ट्रॉम। आपको निकालना है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र हम लोगों को ज्ञात करना है एट पॉइंट P, बिंदु P पर, और किस आवेश के कारण? ड्यू टू 2 माइक्रोकूलाम, 2 माइक्रोकूलाम के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो बड़ा आसान है क्वेश्चन, कर ले जाओगे सभी लोग। चार्ज कितना दिया है? 2 माइक्रोकूलाम, तो 2 × 10⁻⁻6 कूलाम, और दूरी क्या दी है? 1 एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम को क्या लिखोगे? 10⁻⁻10। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। 9 × 10⁻9 Q/r स्क्वायर, देयरफॉर 9 × 10⁻9, और Q की जगह क्या रखोगे? 2 × 10⁻6 और R की जगह 10⁻10 का होल ऑफ स्क्वायर। 9 का 2 में मल्टीप्लाई, 18 × 10⁻9 - 6 10⁻3। क्लियर? और -10 का होल स्क्वायर -20, ऊपर ले जाओगे 10⁻+ का 20, तो ये आ गया 18 × 10⁻23 या 1.8 × 10⁻22, और यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलाम। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर 2 माइक्रोकूलाम के कारण। सभी को समझ में आ गया? नोट कर लें, नोट कर लिया सभी लोगों ने? समझ में भी आ गया होगा। क्लियर? अच्छा, इसी में थोड़ा अगर बदलाव कर दिया जाए, जैसे यहां पर मैं कह दूं कि चार्ज है माइनस का 2 माइक्रोकूलाम, अगेन पॉइंट P, डिस्टेंस इज 1 एंगस्ट्रॉम, और अब आपको निकालना है पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों कैसे करोगे? उसी प्रकार होगा, जान गए हो सब लोग। क्या करोगे? Q = 2 × 10⁻6 कूलाम। सभी को समझ में आ गया? माइनस साइन कंसीडर नहीं किया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने में मैग्नीट्यूड लिया जाता है। और R कितना? 1 एंगस्ट्रॉम को मीटर में 1 × 10⁻10। अगेन हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से सेम वही फार्मूला, 9 × 10⁻9 Q/r स्क्वायर। E = 9 × 10⁻9 Q/r स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से फिर से वही आंसर आएगा। आप Q और R की वैल्यू को रख दोगे, आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। E = 1.8 × 10⁻, या 18 × 10⁻23 न्यूटन पर कूलाम। कर ले जाओगे सभी लोग? बस अंतर किस बात का है? डायरेक्शन का। ठीक है बेटा,
सभी को समझ में आ गया? अंतर किस बात का है? पॉइंट लगाओगे तो पावर बढ़ा देना, वो तो कर ले जाओगे। अंतर किस बात का है? डायरेक्शन का। क्लियर हो गया? यहां पर जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? अवे फ्रॉम 2 माइक्रोकूलाम, 2 माइक्रोकूलाम से दूर, अर्थात इधर की ओर। और इधर डायरेक्शन किधर होगी? टुवर्ड्स -2 माइक्रोकूलाम, अर्थात -2 माइक्रोकूलाम की ओर। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको डिफरेंस क्लियर कर रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कैसे किया जाता है और चार्ज को हम लोग किस प्रकार लेते हैं वैद्युत क्षेत्र को ज्ञात करने में, और कैसे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो फार्मूले में कोई बदलाव नहीं। फार्मूला क्या होगा? E इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ Q/r²। बहुत अच्छी तरीके से बेसिक्स मजबूत कर लो, ठीक है? बेसिक्स अगर आपके अच्छे होंगे किसी भी सब्जेक्ट में तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी, और अगर बेसिक आपके कमजोर होंगे तो ऐसी तैयारी से कोई लाभ नहीं, ऊपर ऊपर भागने से कोई फायदा नहीं होता। क्लियर? तो कमेंट जरूर करें सभी लोगों को। पूरा टॉपिक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? जैसा हो कमेंट जरूर किया करो, इससे सारी बातें समझ में आ जाती हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है या आपको टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है बेटा? तो चलो, ये सारी चीजें हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे निकाला जाता है, वैद्युत क्षेत्र की गणना कैसे की जाती है, चार्ज पॉजिटिव हो तो कैसे करोगे, निगेटिव हो तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। फॉर द एग्जांपल, जैसे मैंने आपसे बोला कि हमारे पास कोई भी एक समबाहु त्रिभुज अर्थात इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके तीनों शीर्षों पे आवेश Q रखे हुए हैं। ठीक? एक समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल है, चार्जेस हैं Q, और आपको इसके सेंट्रॉइड केंद्रक पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालना है। आपको क्या निकालना है? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या करोगे? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने प्रत्येक आवेश से सेंटर को मैच कर दिया, ऐसे। फिगर समझ में आ गया? ये सेंटर है। और अब हम लोग यहां पर क्या लगाएंगे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। वैद्युत क्षेत्र को ज्ञात करने में अगर मोर देन 2 चार्जेस हैं, 2 आवेशों से अधिक आवेशों के कारण यदि आपको कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है तो आप प्रत्येक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करके उसका वेक्टर सम कर दोगे, सदिश योग। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? जैसे यहां पर चार्ज है Q1, यहां पर चार्ज है Q2, यहां पर चार्ज है Q3, यहां पर चार्ज है Qn। ठीक? और ये कोई एक कॉमन पॉइंट है, यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखना है तो बिल्कुल सरल सा तरीका होता है, प्रत्येक आवेश से यहां तक की दूरी को मैच कर दो। ठीक? और ये डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस R2 है, ये डिस्टेंस R3 है और ये डिस्टेंस Rn है। दिस इज द पॉइंट O। अब आप हर एक आवेश का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो। Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड, Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड, Q3 का और Qn का, लेकिन डायरेक्शन के साथ। किसके साथ बेटा? डायरेक्शन के साथ। दिशा का विशेष आपको ध्यान रखना है। ठीक है? अच्छा, E1 क्या होगा? E1 होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1² होगा। बोलो ठीक है? इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे, क्या आएगा? E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2²। Q3 के कारण कितना होगा बेटा? E3 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3/R3² होगा। इसी प्रकार जो nवां चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? En, nth चार्ज के ड्यू टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn/Rn²। ये फार्मूले आपको समझ में आ गए? हर चार्ज का, प्रत्येक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अपना अपना होगा। इसको हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर n, जो भी हो। और बाद में आप इनका क्या करोगे? वेक्टर सम। और वेक्टर सम के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? ई नेट, और चार्ज का नेचर देखना पड़ेगा कि चार्ज है कैसा। अब अगर हमको निकालना है परिणामी वैद्युत क्षेत्र, इसको बोलते हो रिजल्टेंट फील्ड। ठीक? एट पॉइंट O, तो E वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर अप टू डैश डैश En वेक्टर। इसकी मैं चर्चा कर रहा था। तो ये कहलाता है सुपरपोजिशन। ठीक है ना? सारे चार्जेस के ड्यू टू रिजल्टेंट अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है
तो आप पहले इंडिविजुअल चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, अलग अलग आवेशों का वैद्युत क्षेत्र, उनको आपस में ऐड कर दो, ठीक है। क्योंकि आप कंडीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे मेथड आपको क्लियर होने चाहिए। तो ये चीज है। ऐसे ही हम लोगों के पास में प्रॉब्लम ये देखो लिखी हुई है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक। ये क्वेश्चन आपके सामने है और आपको निकालना है फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड परिणामी वैद्युत क्षेत्र एट सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र आप कैसे निकालोगे। तो क्वेश्चन कैसे करोगे बताओ। सेम वही मेथड आप लगाओगे। कैसे लगाओगे, इस चार्ज के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, इस चार्ज के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे और इस चार्ज के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे और तीनों को वेक्टर सम करके आप रिजल्टेंट को काउंट करोगे। ध्यान रखना E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। आपको बात समझ में आ गई। प्रत्येक चार्ज के कारण, अच्छा दूरियां तो बराबर हैं, अगर यहां से ये डिस्टेंस R होगी तो ये भी R होगी और ये भी क्या होगी R, और शीर्ष से केंद्र की दूरी क्या होती है, ट्रायंगल में बराबर होती है। तो अब तो ये आपके लिए क्वेश्चन आसान है। तीनों के इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल करके E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 किया जाता है, लेकिन डायरेक्शन के साथ किया जाता है। तो चलो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहां पर देखो ये चार्ज जो है Q, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने लेट किया E है या E1 और इसकी डायरेक्शन है अवे फ्रॉम चार्ज, आवेश से दूर। तो देखो अवे फ्रॉम चार्ज हम लोगों ने ये दिखा दिया, इस आवेश के कारण इधर होगा। ये जो चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इधर होगा, ये अवे फ्रॉम चार्ज, और इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, दिस इज आल्सो अवे फ्रॉम चार्ज। तो तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग हो गए। ध्यान रखना डायरेक्शंस इनकी अलग अलग हो गई, लेकिन अगर आप गौर करो तो चार्ज सारे सेम है बेटा। देखो ये भी Q, ये भी Q, ये भी Q, डिस्टेंसेस भी सारी क्या है बराबर। तो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेंगे E1, E2, E3 इनके परिमाण बराबर होंगे। क्लियर। देखो अगर आप यहां से E1 की बात करोगे तो फार्मूला क्या आएगा, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 Q बाई R स्क्वायर आ जाएगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 यहां पर ये आएगा। अगर आप इस वाले चार्ज के कारण E2 निकालोगे तो क्या आएगा, E2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 अगेन Q बाई R स्क्वायर होगा। और अगर आप E3 की बात करोगे तो क्या आएगा, E3 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 Q बाई R स्क्वायर। सबको बात समझ में आ गई। अच्छा देखो अगर यहां पर चार्जेस अलग अलग होते, 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम, तब तो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होते। लेकिन अब यहां पर क्या है, सारे चार्जेस सेम, सारे आवेश बराबर हैं, Q1 बराबर, Q2 बराबर, Q3 इज इक्वल टू Q। क्लियर। और दूरियां भी बराबर हैं प्रत्येक चार्ज से। तो R1, R2, R3 इज इक्वल टू R, R1, R2, R3 सब आ रहे हैं। तो ये सारे वैल्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल आएंगे। E1, E2, E3 इनके भी परिमाण आपस में बराबर होंगे। तो जब कभी ये क्वेश्चन एग्जाम में आए करने के लिए तो वेक्टर थ्योरी से इस क्वेश्चन को लगाना कि इन सब के इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट C पर इक्वल होंगे, परिमाण में समान होंगे और इनकी दिशाएं ऐसी हैं कि ये एक ही बिंदु पर को-सेंटर्ड यानी संकेंद्रीय हैं। दिस इज द वेक्टर प्रॉपर्टी। अगर किसी एक बिंदु पर समान परिमाण के कई सदिश कार्य करें तो उनका रिजल्टेंट 0 होता है, उनका परिणामी क्या होता है, 0। इसी प्रॉपर्टी से ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड ही हैं। क्लियर। तो इनका कंबाइंड इफेक्ट अगर C पर देखा जाएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या आएगा, 0। तो कहने का मतलब अगर पॉइंट C पर हम लोग परिणामी वैद्युत क्षेत्र की गणना करें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करें तो उसका रिजल्टेंट आंसर क्या आना चाहिए, 0। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर प्रॉपर्टी से क्या होंगे, कैंसिल टू ईच अदर, परस्पर एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। ये बातें सभी को समझ में आ गई। तो दोनों कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ट्रायंगल वाला केस भी आपको तैयार रखना है। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन लगा लोगे, एग्जाम में ABCD अल्टरनेटिव आपको दिए होंगे तो एक जगह आंसर जरूर दिया होगा कि कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, E नेट क्या होगा, 0। तो आपको उसी के साथ जाना है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। नोट कर लें सब लोग उसको कॉपी में। क्लियर हो गया बच्चों। तो अब देखो इसका सेकंड एक एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपसे बोला कि हमारे पास चार्जेस हैं, यहां पर एक चार्ज है प्लस का Q1 और अनादर एक चार्ज है प्लस का Q2। दिस इज पॉइंट P और ये दूरी है R1 और ये R2। ठीक है। यहां पर जहां मैंने Q1 Q2 लिखा है वहां पर आपको सीट्स में या बुक्स में या क्वेश्चंस में जो आप देखते हो तो यहां पर आपको दूरियां दे दी जाती हैं। क्लियर। R1 R2 की जगह दूरियां और Q1 Q2 की जगह चार्ज। और मैंने आपसे बोला पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा।
आपको लिखना है बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान मींस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर कितना होगा। तो बड़ा सिंपल है, पहले Q1 के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, यहां वैल्यू रख के सॉल्व कर लेना। और Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 अगेन Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू तो हमारे पास में आ जाएंगी, Q1 Q2 की वैल्यूज आपको दी होंगी, R1 R2 रख करके E1 E2 को सॉल्व कर लेना। अब डायरेक्शन पे ध्यान दो, ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अवे फ्रॉम चार्ज दैट इज E1। और ये चार्ज कैसा पॉजिटिव, तो इसका यहां इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अवे फ्रॉम चार्ज यानी आवेश से दूर दैट इज E2। अब अगर आप पॉइंट P को गौर से देखो तो पॉइंट P पर E1 है टुवर्ड्स राइट दाईं ओर और E2 है टुवर्ड्स लेफ्ट बाईं ओर, और वेक्टर प्रॉपर्टी से E1 E2 की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, इसलिए इनको डिफरेंस निकालोगे। तो अगर आप पॉइंट P पर परिणामी क्षेत्र की बात करोगे तो आंसर आएगा E1 डिफरेंस E2। क्लियर। अब मैंने डिफरेंस क्यों लगाया, आप सोच रहे होंगे, डिफरेंस इसलिए लगाया क्योंकि जिसका परिमाण बड़ा होगा। अभी मैंने वैल्यू तो रखी नहीं है, अगर यहाँ Q1 Q2 की वैल्यू दी जाती क्वेश्चन में R1 R2 तो E1 E2 की न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती, पता चल जाता कौन बड़ा कौन छोटा। और जब माइनस करते हो तो बड़े में से छोटे को हमेशा माइनस करोगे, ध्यान रखना इस बात को। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, डिफरेंस। अब जो वैल्यूज आए बड़े में से छोटे को माइनस कर देना और दैट इज योर आंसर, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। कर ले जाओगे सभी लोग। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी था कि अगर दोनों आवेश प्लस में हो तो फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। अब जैसे यहां पर एक चार्ज होता प्लस का Q1 और यहां पर एक चार्ज होता माइनस का Q2 दैट इज पॉइंट P, ये R1 और ये R2, अगेन सेम प्रॉब्लम। और पॉइंट P पर हमको क्या लिखना है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र। तो इस बार क्वेश्चन को कैसे करोगे, पहले E1 लिखोगे, E1 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, ये E1 होगा, इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। अब इस चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, लेकिन चार्ज को प्लस में ही लेते हो, कतई माइनस साइन कंसीडर नहीं करना, इस बात को याद रखना। तो माइनस Q2 मत ले लेना जल्दबाजी में, Q2 ही रखोगे, बस दोनों को सिंप्लीफाई कर लेना। जो वैल्यू आए आप नोट कर लीजिएगा यहां पर, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। और वेक्टर प्रॉपर्टी से डायरेक्शन को चेकआउट कर लेना। यहां चार्ज Q1 है तो डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम चार्ज, आवेश से दूर यानी दाईं ओर, और ये चार्ज है नेगेटिव तो टुवर्ड्स द चार्ज, आवेश की ओर, तो ये भी इधर होगा। तो इस बार अगर आप वेक्टर प्रॉपर्टी से पॉइंट P के डायग्राम को देखो तो E1 और E2 दोनों एक ही दिशाओं में हैं, E1 एंड E2 बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो जब आप पॉइंट P पर नेट निकालोगे तो वेक्टर प्रॉपर्टी से दोनों को आप ऐड करोगे तो E नेट इज इक्वल टू क्या होगा, E1 प्लस E2। क्लियर हो गया ना, क्यों जोड़ा, यहां क्यों जोड़ा, यहां क्यों घटाया, यहां प्लस क्यों किया, यहां डिफरेंस क्यों लगाया। बड़ी स्पष्ट सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर प्रॉपर्टी है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, तो यहां जो भी जोड़ घटाना करोगे वो वेक्टर के नियमों से करोगे। और अगर दो वेक्टर एक ही दिशाओं में होते हैं तो रिजल्टेंट को निकालने में प्लस किया जाता है, और दो वेक्टर अगर अलग अलग डायरेक्शंस में होते हैं तो परिणामी को निकालने में माइनस साइन का यूज किया जाता है। क्लियर हो गया सभी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, इसी का अगर इस बात को बच्चों ध्यान देना, अगर यहां पर R1 R2 की जगह R हो जाता, यहां R1 R2 की जगह R हो जाता तो कैलकुलेशन आपकी और सिंपल हो जाती, आप पूरे से R स्क्वायर को कॉमन लेकर के तब आप आंसर को नोट कर लेते। क्लियर हो गया ना। अगर यहां पर दूरियां बराबर हो तब तो हमारे लिए कैलकुलेशन और भी आसान हो जाती, जैसे कि आप इस बात को समझ लें। मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं, ठीक है। अभी से इन चीज़ों को समझना ज़्यादा आसान है, बाद में आगे जाके फिर दिक्कत करेंगी नहीं। तो ये R1 और ये R2, अगर किसी क्वेश्चन में R1 R2 R हो गया, सेम है। जैसे ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर हो और मैं आपसे कह दूं कि दोनों के मध्य बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र बताएं, तो R1 R2 R और R की जगह 5 सेंटीमीटर हो जाता है ना। दोनों चार्जेस के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, तो R कितना होता 5। तो छोटी सी बात है, सब लोग जानते हो। अभी मैं हटा देता हूं, नहीं तो कुछ बच्चे सोचेंगे यहाँ 5 कहाँ है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया। तो अब ऐसी कंडीशन में जब आप नेट निकालते तो ये तो बात अब भी है कि डिफरेंस या माइनस लगेगा। क्लियर। और जब डिफरेंस या माइनस लगेगा तो उसको आप एक साथ भी कर सकते हो। E नेट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 अपॉन R स्क्वायर। E1 E2 की मैं वैल्यू रखने जा रहा हूं और यहां पर बन जाता Q1 डिफरेंस Q2।
जो बड़ा होता चार्ज उससे उसको माइनस करके बस आर स्क्वायर कर दिया जाता, रिजल्ट आपके सामने। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इसी प्रकार इस वाले क्वेश्चन में देख लो, यहां पर भी अगर R1 और R2 की वैल्यू आपस में क्या होती, बराबर होती, तो हम लोग जब E नेट निकालते तो दोनों को प्लस करते, तो E नेट बराबर क्या हो जाता, E1 प्लस E2 हो जाता। और जब E1 प्लस E2 हो जाता तो 9 इंटू 10⁻9 अपॉन आर स्क्वायर, और यहां पर क्या होता Q1 प्लस Q2, दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट। क्लियर, सभी को पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो अगर दूरियां बराबर हो तो डायरेक्ट ये फार्मूले यूज कर सकते हो, दूरियां बराबर ना हो तो अभी मैंने पीछे आपको तरीका बताया वेक्टर का, उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेशन में लाना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक आप कैलकुलेट करना नहीं सीखोगे तो चैप्टर आपका इनकम्प्लीट है, अधूरा है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को थ्योरी के पार्ट से पढ़ने से कोई लाभ नहीं होता, ठीक है। तो ये सारे फंडामेंटल आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखे। अब इसका जो अगला वीडियो आएगा, जो अगला लेक्चर होगा, वो केवल न्यूमेरिकल बेसिस पे होगा। क्वेश्चंस मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के आपको सॉल्व कराऊंगा। इससे पहले जिन बच्चों ने कूलाम्स लॉ का प्रॉब्लम्स बेस्ड क्वेश्चंस जो कूलाम्स लॉ के मैंने कराए थे 2 लेक्चर पहले, उसको जरूर तैयार करें। उसी प्रकार का अगला लेक्चर आएगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस हम लोग क्लास में सिंप्लीफाई करेंगे, और उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आएंगे। क्लियर। तो बच्चों आज का पूरा लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें, जिससे इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको कंटिन्यू मिलते रहें और आपकी फिजिक्स में तैयारी काफी बेहतरीन होती रहे। और बेसिक्स मेरे पढ़ाने का एक मोटिव रहता है कि पहले फंडामेंटल आपका जो आपके बेसिक्स हैं पहले उनको मजबूत किया जाए, जिससे आप अच्छी तरह अपनी तैयारी को आगे की ओर इंप्रूव कर सकें। ठीक है, तो आई होप सभी को पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कमेंट जरूर करें, समझ में आया कि समझ में नहीं आया, और तैयारी आपकी कैसी चल रही है ये भी आप बताएं, और लगातार कंटिन्यू मन लगा करके मेहनत करते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।